हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आज जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, गुप्तकालीन प्रशासन। आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल भारत का एक स्वर्ण काल रहा है। गुप्त काल या गुप्तकालीन राजवंश प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजाओं का शासन काल रहा है। चूंकि इस समय या इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास और उन्नति हुई, इसी कारण हमारे भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त काल को एक स्वर्ण काल की संज्ञा देकर विभूषित किया है। गुप्त काल में किस प्रकार का प्रशासन था, राजा के क्या दायित्व थे, प्रशासन किस प्रकार बटा हुआ था, नगर में किस प्रकार का शासन था, ग्रामीण में किस प्रकार का शासन था, उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जितने भी राजवंशों ने शासन किया है, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत जितने भी राजवंशों ने भारत में शासन किया, तो उन्होंने अपने शासन का जो आधार, चाहे वो ग्रामीण शासन हो या नगरीय शासन हो, उन शासनों का दायित्व उनके द्वारा दिए गए अधिकारों और उनके द्वारा जो नियुक्त जो मंत्री थे, चाहे वो नगर में हो, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उनके क्या दायित्व थे, उनके क्या विभाग थे, किस प्रकार वो राजा को प्रशासन में सहयोग प्रदान करते थे। गुप्त काल की प्रगति और संपन्नता का बखान प्राचीन भारत के इतिहास में, उनके साक्ष्यों में हमें देखने को मिलता है। गुप्तकालीन प्रशासन का जो सबसे पहला पार्ट केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन का जो प्रधान था वो सम्राट या राजा स्वयं होता था। साम्राज्य में एक तांत्रिक शासन प्रणाली थी। शासन का प्रमुख राजा होता था और उसका जो अधिकार थे, उसके अधिकार असीमित थे। गुप्त सम्राट या गुप्त काल के जो राजा थे, वो गुप्त सम्राटों ने महाराजाधिराज, सम्राट, परमेश्वर, परमहारक, चक्रवर्ती, विक्रमादित्य और पृथ्वीपाल इत्यादि उपाधियां धारण उनके द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है, अर्थात देवता के रूप में राजा को शासन का दायित्व देते हुए उसको उसकी आज्ञाओं का प्रजा भली भांति पूर्वक उसकी आज्ञाओं का सम्मान करती थी। जिस प्रकार देवता प्रमुख होता है, उसी प्रकार प्रजा में जो राजा का पद था वो प्रमुख माना गया है। राजा के पास में कई प्रकार के अधिकार थे, न्यायिक अधिकार थे और राजा का पद वंशानुगत था, यानी राजा के मरने के उपरांत उसका जो पुत्र था वो राजगद्दी पर आसीन होता था, प्रजा शासन को संभालता था। अगर हम गुप्तकाल के प्रशासन के अंतर्गत जो देखते हैं, निरंकुशता का अभाव। यद्यपि शासकों को, राजाओं को कई प्रकार के असीमित अधिकार थे, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं थे। व्यवहार में वह मंत्रियों और सचिवों के नियंत्रण में रहकर ही शासन का कार्य संपादित करते थे। राजकुमार, रानियां और राजपरिवार के सदस्य राजा को प्रभावित करते थे, परंतु वे प्रशासन में भाग नहीं लेते थे। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के अधीन भी शक्तियां वितरित की गई थी, जिनमें सम्राट का हस्तक्षेप कम होता था। अगर हम सम्राट की परिषद की बात करें, तो गुप्त सम्राट की एक सभा या परिषद होती थी। इसमें राजकुमार, सामंत तथा उच्च पदाधिकारी शामिल होते थे। अगर हम गुप्तकालीन मंत्री परिषद की बात करें, तो गुप्त सम्राट मंत्री परिषद या मंत्रियों के द्वारा
उनकी दी जाने वाली सलाह से वो कार्य किया करते थे। समस्त केंद्रीय शासन में कई प्रकार के विभाग थे और उन विभागों का बंटवारा मंत्रियों के द्वारा उनको दिया गया था। जो उनके दायित्व थे, विभिन्न प्रकार के दायित्वों से मंत्री परिषद परिपूर्ण होती हमें दिखाई देती है और वहीं से वो सब मिलकर राजा को सहयोग प्रदान करते थे। गुप्तकालीन प्रशासन में सचिवालय, जो केंद्रीय शासन के विभागों को अधिकरण कहा जाता था, प्रत्येक अधिकरण की अलग अलग मुद्रा और सील होती थी। विभागों में कोष विभाग, न्याय विभाग, धर्म विभाग, सैन्य विभाग, रिकॉर्ड विभाग और पुलिस विभाग मुख्य थे। साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, उसमें शासन सचिवालय स्थापित था। केंद्रीय शासन सर्वाध्यक्ष नामक प्रधान अधिकारी तथा सचिवों की सहायता से चलाया जाता था। केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारी अपने कार्य में निपुण और ईमानदार होते थे। इस प्रकार जो शासन सचिवालय था वो इस प्रकार अपना कार्य करता था। अगर हम अधिकारी और कर्मचारी की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की विशालता और प्रशासन के विस्तार के कारण गुप्त प्रशासन में अनेक अधिकारी और कर्मचारी गण नियुक्त किए गए थे। इनमें जो नागरिक सेवाओं के जो मुख्य अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी थे वो थे राजपुरुष, राजनायक, महासामंत, महाप्रतिहार, राजस्थानीय इत्यादि। पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे वो दंड्याशी अधिकारी, इसमें जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, क्षेत्र प्रांतपाल, अंगरक्षक और जो गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी थे, पुलिस के जो सिपाही था उसको भट्ट कहा जाता था। इस प्रकार जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके अलग अलग दायित्व थे। वो नगरों में अपने दायित्वों को पूरा कर प्रशासन में सहयोग प्रदान करते थे। अगर हम गुप्तकालीन जो राज्य की जो आय व्यवस्था थी उस पर हम बात करें तो आय का जो मुख्य साधन था वो भूमि कर था, अर्थात किसानों से लिया जाने वाला कर। उस कर को वसूल करने के लिए सम्राट या राजा द्वारा जो नगर के अंदर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो राजस्व इकट्ठा कर और राजकोष में जमा कराता था। भूमि कर राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था। भूमि को नाप और जांच करके भूमि के मालकाना हकों को देखकर भूमि कर निर्धारित किया जाता था। भूमि की पैदावार के आधार पर ही भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। जैसे नाल अर्थात कृषि योग्य भूमि, खिल, वास्तु, प्रहव, अप्रदा इत्यादि जो भूमि के जो प्रकार थे, इन भूमि के प्रकारों को निर्धारित किया गया था। भूमि की दशा और जो उसकी उर्वरा शक्ति को देखकर ही राजस्व को निर्धारित किया गया था। और इस प्रकार जो ये कर व्यवस्था गुप्तकाल में हमें देखने को मिलती है तो इसके द्वारा जो संपूर्ण जो आय मिलती थी उस आय को राजकोष में जमा कराया जाता था। हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था के जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा स्वयं होता था, सम्राट स्वयं होता था। और उसके द्वारा ही केंद्रीय शासन में और नगरीय शासन में जो न्यायिक अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन प्रधान रूप से जो राजा था उसका दायित्व प्रजा के प्रति न्यायोचित तरीके से न्याय करना था। न्याय व्यवस्था राज्य का प्रधान कर्तव्य था। केंद्र में सम्राट और उसके कई उच्च अधिकारी से न्याय करवाना उसका प्रमुख कार्य था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। जिलों और नगरों के अंदर छोटे छोटे न्यायालय स्थापित थे जहां पर वहां की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं या उन विवादों का निपटारा वहीं पर किया जाता था। स्थानीय संस्थाओं और शिल्पियों के संघों के भी कई न्यायालय हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यह सदस्यों के विवाद का निर्णय भी किया करते थे। इस प्रकार जो न्याय व्यवस्था थी उस न्याय व्यवस्था को प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, नगरीय स्तर पर और
ग्रामीण स्तर पर उसको बांटा गया था। सैनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में के जितने भी शासक हुए वो साम्राज्यवादी शासक थे और उनके द्वारा विशाल सेना का गठन किया गया। उन्होंने श्रेष्ठ सैन्य संगठन के आधार पर ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त युग में सैन्य शक्ति पर शासकों द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। गुप्त काल के जो अभिलेख हैं उनसे हमें गुप्त काल की जो चतुरंगिणी सेना थी उस सेना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेना के अंदर अश्वारोही सेना, हाथियों की सेना, पैदल सेना, रथ सेना इत्यादि होती थी। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। सैनिकों को दिए जाने वाले जो शस्त्र थे उन शस्त्रों के लिए एक शस्त्रागार विभाग होता था और उसका एक अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। अगर हम गुप्त काल में आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जो दायित्व था वो पुलिस विभाग पर था और पुलिस विभाग की देखरेख में ही इन सीमाओं की सुरक्षा की जाती थी। आंतरिक सुरक्षाओं की सूचना देने के लिए जो गुप्तचर थे वो गुप्तचर पुलिस को सूचना दिया करते थे और जो चोरी या साधारण अपराधों पर कई प्रकार के वहाँ पर जो न्याय थे, न्याय विधान के अंतर्गत कई प्रकार के दंड विधान प्रचलित थे। गुप्त काल में जो लोक कल्याण कार्यों की अगर हम बात करें तो लोक कल्याण कार्यों के सफल निष्पादन के लिए एक अलग लोक कल्याणकारी विभाग की व्यवस्था की गई थी। यह विभाग जो जनता के हित के कार्य थे, जैसे सड़कें बनवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, तालाबों, झील, कुओं इत्यादियों का निर्माण करवाना, इस व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था। तो लोक कल्याण कार्यों की ओर भी गुप्त काल के शासकों द्वारा ध्यान दिया गया और उन्होंने समय समय पर जनता के हितों का ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य भी उनके द्वारा करवाए गए। इस प्रकार ये व्यवस्था गुप्त काल में देखने को मिलती है। प्रांतीय शासन की अगर हम बात करें तो शासन को सुविधा की दृष्टिकोण से संपूर्ण साम्राज्य को अनेक प्रांतों अर्थात जिलों में विभक्त किया गया था। इनको देश या मुक्ति कहा जाता था। मंदसौर, कौशाम्बी, सौराष्ट्र, पांचाल, कौशल, काशी, मगध इत्यादि अनेक मुक्ति थे। इस प्रकार प्रांतीय शासन कई मुक्तियों में बटा हुआ था। प्रांतीय शासन में प्रांतपति होते थे, उनके अधीन कई सारे कर्मचारी होते थे जो प्रांतों का शासन से संबंधित दायित्वों को पूरा करते थे। जिला या विषय का शासन प्रांत मुक्ति को यानी प्रांतों को अनेक जिलों में अर्थात विषयों में बांटा गया था। एक मुक्ति में 2 या 3 जिले हुआ करते थे। इस प्रकार जो प्रांतीय शासन और जिला शासन था वो इस प्रकार संचालित था। अगर हम नगर शासन की बात करें तो नगर के शासकों को पुरवाल कहा जाता था, जो कुमार मात्य की श्रेणी में होते थे। इनकी नियुक्ति बड़े शहरों में की जाती थी। नगरों की एक परिषद होती थी जो आधुनिक नगरपालिका की तरह कार्य किया करती थी। ग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो ग्राम थी और गांव का मुखिया ग्रामिक या महतर कहलाता था। इसकी सहायता के लिए एक पंचायत होती थी। ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्य होते थे: महतर, अष्टकुलाधारी, ग्रामिक, कुटुंबिन और कर्मकार। पंचायत समिति के निम्नलिखित कार्य थे: ग्राम की सुरक्षा करना अर्थात गांव की सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत पर था। गांव में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करना और प्रबंध करना ये ग्राम पंचायत का दायित्व था। भूमि कर वसूल करना, ग्राम के अंतर्गत या ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो जमीनें आती थी जिनका राजस्व ग्राम स्तर पर वसूल किया जाता था। वाद विवादों को निपटाना और सार्वजनिक हित के कार्यों को करना। इस प्रकार जो ग्राम प्रशासन था, ग्राम प्रशासन में
इस प्रकार के दायित्वों को बांटकर और ये शासन चलाया जाता था। हम अगर गणराज्यों के शासन की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में अर्जुनयन, योधे, कुनिंद, मालव, भद्र आदि विभिन्न प्रकार के गणराज्य थे। इन्हें गुप्त सम्राटों ने हराकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, लेकिन यह गुप्त शासन में पूर्ण रूप से विलीन नहीं किए गए थे। अगर हम सामंत प्रणाली की बात करें तो गुप्त काल में सामंत व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। गुप्त सम्राटों के सैन्य बल के कारण जनपदों एवं प्रदेशों के राजाओं में गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु स्वतंत्र सत्ता स्पष्ट रूप से नहीं स्थापित हुई थी। इस स्वतंत्रता के बदले में गुप्त सम्राटों को प्रतिवर्ष कर, उपहार और भेंट दिए जाते थे। इस प्रकार जो सामंती व्यवस्था थी वो गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। गुप्त शासन प्रणाली का महत्व की अगर हम बात करें तो गुप्त काल का जो ये शासन था, प्रशासन था, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ शासन प्रणाली था, क्योंकि गुप्त काल का जो शासन है वो सुव्यवस्थित था, संगठित था। इस काल में प्रजा सुखी थी, प्रजा पूर्ण रूप से उन संसाधनों का प्रयोग जो राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा उनको प्रदत्त किए जाते थे, उनका उपभोग करती थी और प्रशासन में अपना सहयोग प्रदान करती थी। आज की वीडियो में हमने गुप्तकालीन प्रशासन पर संक्षिप्त चर्चा की है। गुप्त प्रशासन के स्वरूप को जाना है, पहचाना है। इस वीडियो के द्वारा आप गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित अगर प्रश्न आपके MDS यूनिवर्सिटी में आता है तो आप इसको पढ़कर, सुनकर और इसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।